हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स पूरी बुक कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो सारे चैप्टर इस वीडियो में कवर रहेंगे और 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, यानी कि उसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, जहाँ में मनी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, जहाँ पे आपको आर्थिक लाभ मिल रहा है वो आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपको मनी मिल रही है यानी इनकम मिल रही है, तो क्या है, आर्थिक गतिविधि है। जहाँ पर आप मनी इन्वॉल्व है वो आर्थिक गतिविधि के अंदर कंक्लूड की जाएगी। ओके, और जहाँ मनी नहीं है इंक्लूड, वहाँ पे गैर आर्थिक गतिविधियाँ आएंगी। ओके, जैसे आपकी मम्मी आपके घर पे खाना बना रही है तो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि है। वही खाना अगर मम्मी किसी और के घर बनाएंगे तो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आर्थिक गतिविधि के अंदर कौन कौन आते हैं, उत्पादन, वितरण, उपभोग, इनमें सब में मनी इन्वॉल्व है। ओके, तो ये थी अर्थशास्त्र की परिभाषा। नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधि से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ये एक ऐसी गतिविधि है जो आर्थिक मूल्य का सर्जन करती है, यानी कि मनी बनाती है। ठीक है, जैसे कि उत्पादन, व्यापार, निवेश। जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करोगे तो क्या आप मनी सर्जन करोगे। ठीक है, यानी कि आप मनी मेकिंग करोगे। सेकंड, व्यापार। जब आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी लेवल का व्यापार करोगे तब भी आप मुद्रा का सर्जन करोगे। थर्ड है निवेश, यानी कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आप मुद्रा का सर्जन करोगे। ठीक है, तो ये है आर्थिक गतिविधि। जहाँ पर भी मनी का हम सर्जन करते हैं वो आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, थर्ड है गैर आर्थिक गतिविधि। ये एक ऐसी गतिविधि है जहाँ आर्थिक मूल्य का सर्जन नहीं होता। ओके, तो जैसे आपकी मम्मी आपके घर पर, मैंने बताया था, खाना बनाती है तो वो क्या, गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर आएगी। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर आएगा। ओके, तो ये था गैर आर्थिक गतिविधि और ऊपर थी आर्थिक गतिविधि। ठीक है, तो हमने इसकी परिभाषा देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया के एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा जैसे कारखाने में उत्पादन होना। ठीक है, कारखाने में किसी भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और गैर आर्थिक, उस जैसे आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं तो गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर फोर्थ क्वेश्चन का ही आंसर है। ओके, तो अब हम दुर्लभता का आंसर देखते हैं। मिस टाइप हो गया। दुर्लभता का आंसर होता है दुर्लभता, जिसका मतलब होता है स्कैरसिटी। ओके, जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तब क्रिएट होती है दुर्लभता। जैसे 100 पेन है। ओके, तो 100 पेन की सप्लाई है और डिमांड कितने की आ गई है, 1000 पेन की। ओके, तो मांगने वाले 1000 हैं और जो सप्लाई है वो सिर्फ 100 पेन की है, तो 900 लोग बिना पेन के रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट होती है दुर्लभता, जब मांगने वाले अधिक हो बट सप्लाई लिमिटेड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग क्या है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर क्या है। ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को शांत करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। जैसे आपको भूख लगी, ठीक है, आपने क्या किया, खाना खाया, तो क्या एक वस्तु है जिससे आपकी भूख शांत हुई। भूख क्या एक आवश्यकता है हमारी। ठीक है, उसको हमने किसके माध्यम से शांत किया, खाने के माध्यम से, वो वस्तु के अंतर्गत आएगी। सेवा, जैसे आपको चोट लगी, ठीक है, अब आपकी आवश्यकता क्या, आपका इलाज हो जाए, तो आपने डॉक्टर से क्या ली, सेवा ली। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस सेवा का उपभोग किया। ठीक है, जब हम अपनी आवश्यकताओं का फुलफिल करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं तो वह उपभोग कहलाती है। ओके, सातवां प्रश्न है, उत्पादक को परिभाषित कीजिए। ओके, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है या संगठन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी उत्पादक है, आप या इंडिविजुअल हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति उत्पादन कर सकता है, ठीक है, छोटे लेवल पर, या कोई संगठन मिलके बड़े लेवल पर उत्पादन कर सकता है। और उत्पादन किस चीज़ों का कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो गुड्स प्रोवाइड कर रही है हाई मात्रा में। ठीक है, और कोई हॉस्पिटल है वो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक क्या कर रही है, सेवा प्रदान कर रही है। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर है। ओके, एट्थ क्वेश्चन है, वितरण का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो वितरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे कोई ये कंपनी है, ठीक, इसके अंदर से माल प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब इसको जनता तक पहुंचाना है, तो इसके अंदर जो भी फैक्टर्स काम करेंगे वह वितरण प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। जैसे फुटकर व्यापारी आ गए, ठीक है, थोक व्यापारी आ गए, मॉल्स आ गए, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आ जाती है जिससे फैक्ट्री का क्रिएट किया गया माल लोगों तक पहुंचता है। जब ये माल लोगों तक पहुंच जाता है, इसी को कहते हैं
वितरण प्रणाली, ओके, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए। ठीक है, तो आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता करती है। जैसे आपने किसी भी स्टेट की बेरोजगारी दूर करने का मुद्दा उठाया, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो सांख्यिकी क्या करेगी, वहाँ वहाँ के सारे भी डिटेल्स आपको आंकड़ों के रूप में देगी। ठीक है, यानी कि कितने लोग बेरोजगार हैं और उसमें से महिलाएं कितनी हैं और मेल्स कितने हैं। ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी एज है। ठीक है, स्किल्स क्या है, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको सारी डिटेल्स सांख्यिकी प्रोवाइड करेगी, जिसके आधार पर आप सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, तो आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड, आप उसमें सहायता करेगी सांख्यिकी। थर्ड है अनुसंधान में सहायक, यानी कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसमें सहायता करती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायता करती है। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में ना होती तो इसकी स्टडी और भी हार्ड हो जाती। ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम काउंट करना है, ठीक है, तो उसमें सांख्यिकी बहुत यूजफुल रहती है। ओके, तो आप इसे 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था सांख्यिकी का महत्व, और इससे क्वेश्चन बनेगा सीमाएं, कार्य और इसके क्षेत्र क्या क्या हैं, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने लास्ट में कवर कर दिया। ठीक है, शुरुआत में, और मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें और भी क्वेश्चन थे। अब वो वीडियो मैं यहाँ से कंबाइन कर दिया हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके नीचे वाले मैंने बताए थे आपको, ये उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं बताइए। अगर आपने मेरे चैप्टर 1 फर्स्ट की वीडियो फुल देखी है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर इजिली दे पाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट, सांख्यिकी गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करती, निष्कर्ष केवल औसत रूप में सत्य होते हैं और सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। तो ये क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं हैं। 12वां क्वेश्चन, सांख्यिकी के कोई 3 कार्य बताइए। सांख्यिकी का कार्य, जटिल तथ्यों को सरल तथा संक्षिप्त करना, यानी कि बहुत विशाल विशाल तथ्य हैं उनको सरल यानी कि आसान और संक्षिप्त यानी कि छोटा करना, ये सांख्यिकी का कार्य है। नीति निर्माण में सहायता, पूर्व अनुमान में सहायता, ये तीनों लाइन हमें सांख्यिकी के कार्य को दर्शाती हैं। आई होप दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। और 13 क्वेश्चन, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषताएं, ये आपको हमने होमवर्क दिया है, आप इसे करके या चाहे तो आप अपनी से कॉपी में नोट डाउन कर लें या कमेंट में इसका आंसर बता दें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा गया था। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आंसर करते अपनी इस वीडियो को, सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, तो आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। आंकड़े संख्याएं और तथ्यों का संग्रह है। ठीक है, तो कोई भी आंकड़ा कब कहलाता है, जब उसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं। ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, जब एंड होता है तो उसमें सारे डेटा शो किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहती हैं, संख्याएं रहती हैं और तथ्य रहते हैं। ठीक है, उनका कलेक्शन रहता है जिसे हम आंकड़ा या डेटा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी संख्याएं और तथ्यों का संग्रह यानी कि कलेक्शन मिले वो आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, ठीक, आंकड़ा कभी भी सिंगल न्यूमेरिकल नहीं होता, जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यानी कि बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में मिलती हैं तो एक कलेक्शन तैयार होता है जिसे हम आंकड़ा यानी कि डेटा कहते हैं। ठीक है, ये किसी विशिष्ट विषय यानी कि कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट हो सकता है उसके बारे में, या कोई भी समस्या है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि इंडिया में कितनी बेरोजगारी है, ठीक है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ये सब किसके द्वारा शो करते हैं, हम आंकड़ों के द्वारा। ठीक है, या किसी विषय है उसमें हम कोई भी चीज़ पढ़ाने या समझाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, या समस्या का समाधान या उसको दिखाने के लिए आंकड़ों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़ों का अर्थ बताइए। ये आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो सीधे स्रोत से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम स्वयं जाके एकत्रित करते हैं, जैसे कि सर्वेक्षण विधि, प्रयोग और अनुसंधान विधि से। ठीक है, ये डायरेक्ट एकत्रित किए जाने वाले यानी कि हम इसे ये फर्स्ट टाइम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी भी चीज़ पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्वयं जाके फील्ड पर स्वयं से एकत्रित किए हैं आंकड़े। ठीक है, किसी के और आंकड़ों के यूज़ में नहीं लाए। ठीक है, जैसे आप बेरोजगारी के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो आपने घर घर जाके आंकड़े एकत्रित किए हैं कि आपके घर में कितने लोग बेरोजगार हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। ठीक है, फीमेल्स मेल सब पे आपने स्वयं यानी कि खुद से जाकर रिसर्च की है, तो क्या प्राथमिक आंकड़े। वहीं आपने किसी और के बुक या वेबसाइट या वीडियो से आंकड़े उठा के अपने काम में ले लिए हैं तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे।
ओके, तो प्राथमिक जो हम स्वयं एकत्रित करते हैं, द्वितीयक जो कोई और एकत्रित किया रहता है यानी कि प्रकाशित रहता है, उसको हम अपनी यूज में लाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक आंकड़े के हम उदाहरण देखते हैं। जैसे पुस्तक, किसी ने पुस्तक में अपनी नॉलेज इकट्ठा करके पब्लिश की है, ठीक है, उसने भी बहुत सारी रिसर्च, संशोधन, सारी चीज़ें करी होंगी उस चीज़ को पब्लिश करने के लिए, तो हमने उसको डायरेक्ट यूज़ में ले लिए। ठीक है, पत्रिकाएं, ठीक है, इस पर भी बहुत स्टडी करके लोग बनाते हैं, उसको हमने यूज़ में ले लिया। ऑनलाइन संसाधन, ऑनलाइन संसाधन में क्या आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, जिस पर भी जो भी चीज़ें पब्लिश हैं उसको अगर हम यूज़ में ले रहे हैं तो द्वितीयक आंकड़ों के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक जो स्वयं एकत्रित करें, द्वितीयक जो पहले से एकत्रित हैं उसको हम यूज़ में लाएं। ओके, तो हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सांख्यिकी में जनसंख्या का अर्थ बताइए। ठीक है, तो सांख्यिकी में जनसंख्या वह समूह यानी कि वह ग्रुप है जिसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो जो सांख्यिकी है वो क्या करती है, जनसंख्या के ऊपर जानकारी एकत्रित करती है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में कितनी एज के लोग हैं, ठीक है, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हैं, ये सब क्या है, सांख्यिकी का कार्य है जनसंख्या के ऊपर स्टडी करना, जिसे हम जनगणना बोलते हैं। ओके, तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रतिदर्श। ये पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के जाना। प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं? प्रतिदर्श जनसंख्या का एक छोटा सा भाग है जो जनसंख्या के गुण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, और इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनकी क्या गुण एक ही है, यानी कि सबके जो क्वालिटी है वो समान है। ठीक है, तो और हमने इससे छोटा सा कोई समूह पिक कर लिया। अब हमने इसके ऊपर रिसर्च करके पूरे समष्टि का, यानी कि जितना भी बड़ा ग्रुप है, इसका हमने योग्यता, गुणवत्ता, क्वालिटी, सब चीज बता दी। ठीक है, इसी को प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे आपको जैसे आप चावल देखते हैं, ठीक है, ठीक है, पतीले में चावल है, वो पक रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि पका हुआ है या नहीं, तो आप पूरे चावल को थोड़े चेक करोगे। ठीक है, उसमें से आपने एक दो चावल लिए, ठीक है, उसको देखा और मीस दिया, जैसे उंगलियों से चेक किया दबा के, अगर वो पिस जाएगा तो आपको पता चल जाएगा सारे चावल एक समान पक चुके हैं। अगर नहीं टूटेगा तो लगेगा सारे चावल की स्थिति एक ही है। ठीक है, जैसे हम चावल चेक करने के लिए एक दो टुकड़े से कर लेते हैं, वैसे प्रतिदर्श विधि में भी सेम ही है। छोटी सी इकाई से हम पूरे बड़े से ग्रुप को बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NSSO। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, ये भारत का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, आंकड़ा यानी कि डेटा कलेक्ट करता है, उसको अपने पास रखता है और उसको एनालाइज करता है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि जनगणना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। ओके, आपको कमेंट करना है, मैं क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कौन सा संगठन करवाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करना। आप सातवां प्रश्न है, आंकड़ों के दो मुख्य स्रोत बताइए। तो फर्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या आ जाएगा, स्वयं सर्वेक्षण जो करते हैं, जैसे कि प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब क्या आ जाएंगे, प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक में क्या आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगी, ईमेल्स आ जाएंगे, दूसरे द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो आ जाएंगे, पुस्तकें आ जाएंगी, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, सब क्या है, द्वितीयक आंकड़े के अंतर्गत आएंगे। आठवां प्रश्न है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किसे कहते हैं और यादृच्छिक प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए। ये दोनों जो है अनुसंधान विधि यानी कि रिसर्च मेथड है किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टडी करने के। ठीक है, हम इन दोनों का यूज किसके लिए करते हैं, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो पहली विधि देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुसंधान। इसमें जो अनुसंधान यानी कि जो रिसर्चर है वो सीधे उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्रित करता है, यानी कि स्वयं जाकर उनसे टॉक करके इकट्ठा करता है जानकारी। लेकिन यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है, एक विधि है जिसमें प्रतिदर्श का चयन जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से किया जाता है। जैसे कि आपने लॉटरी देखी होगी, ठीक है, जैसे लॉटरी में डायरेक्ट हाथ डालकर रैंडमली कोई भी पर्ची पिक की जाती है, वैसे इस प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं रहती, हम रिसर्च करते हैं लेकिन वो चीज़ रैंडमली सिलेक्टेड रहती है। ठीक है, यानी कि कोई स्पेशली हम पिक नहीं करते। ठीक है, जो भी हमें आ गया उस पर हम कर देते हैं। तो यही था इन दोनों में डिफरेंस। 9वां प्रश्न है, द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत लिखिए। ठीक है, और डाक प्रश्नावली के कमी बताइए कि एक किस कमी के कारण फेल हो जाती है। तो हम द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत देख चुके हैं पहले ही, जैसे कि पुस्तकें और पत्रिकाएं, ऑनलाइन संसाधन। ऑनलाइन संसाधन में क्या है, वीडियो क्या है, ऑनलाइन संसाधन है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, द्वितीयक आंकड़ों में। अब हम प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली विधि क्या है, एक अनुसंधान विधि है। जितना भी हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, जितनी भी विधि हो, क्या है, रिसर्चर विधि है, ठीक है, रिसर्च करने की अनुसंधान विधि है, जिसमें हम प्रश्नावली के माध्यम से रिसर्च करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली क्या करते हैं, हम उत्तरदाताओं को डाक के माध्यम से भेजते हैं और वो जो भी उत्तरदाता हैं उस प्रश्नावली को फिल करके रिसेंड करते हैं और उसी के आधार पर हम रिसर्च करते हैं। लेकिन इसमें कमी क्या आती है कि उत्तरदाताएं जो हैं वो उसे फिल करके भेजते ही नहीं है, उदास हो जाते हैं, ठीक है, या और आलस आ जाता है, या जो उसमें जानकारी भरते हैं वो करेक्ट नहीं रहती, सरकैज़म में ले जाते हैं या हंसी मजाक में ले जाते हैं, तो इसके कारण ये विधि फेल हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं, प्रश्नावली बहुत लंबी ना हो, यानी कि छोटी हो, ठीक है, इतनी बड़ी प्रश्नावली ना हो कि लोगों को मन ही ना करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन होने चाहिए जिसको ईजिली फिल आउट कर दे इंसान। अगर उसमें 50-60 क्वेश्चन रहेंगे तो किसी का भी मन नहीं करेगा भरने को, ओके। और प्रश्न सरल से स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि ईजी होने चाहिए, और स्पष्ट यानी कि पता चले कि क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, ठीक है, समझ में आने चाहिए। ये नहीं कि उसमें ज़्यादा हार्ड टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर ले, यानी कि हार्ड वोकैब का यूज़ करके उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है, उसको ईजी रखना है और स्पष्ट रखना है। और जो प्रश्न रहेंगे उसमें वो दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए, और उसमें संकेतक प्रश्न, यानी संकेतक मतलब जो पहले से पता चल जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा दिमाग ही ना लगाना पड़े कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली जो है, प्रश्न आसान से कठिन की तरफ होनी चाहिए, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड लेवल के प्रश्न होने चाहिए। और जो प्रश्नावली है वो बहुविकल्पीय होनी चाहिए ताकि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसे फिल आउट कर ले, ठीक है। अगर वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगी तो उसमें पढ़े लिखे ही लोग कर पाएंगे और बहुत से लोग कर भी नहीं पाएंगे, ओके। तो बहुविकल्प प्रश्नावली होनी चाहिए। तो ये क्या थे, हमने गुण पढ़े। अब हम डाक द्वारा जो सर्वेक्षण, यानी कि जो प्रश्नावली है, इसके गुण और अवगुण एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। अभी वहाँ हमने शॉर्ट में जाना है, यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके गुण क्या है, ये समय श्रम धन की बचत करता है, यानी कि इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि हम डाक द्वारा चिट्ठी भेजते हैं, उसके द्वारा हम सर्वेक्षण करते हैं। इसमें मेहनत भी कम लगती है और धन की भी बचत होती है, ओके। अगर आप वहीं स्वयं जाकर एकत्रित करेंगे तो उसमें आपका क्या टाइम भी खर्च होगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और मनी तो लगने वाली है। और जो इसमें आंकड़े हैं वो मौलिक और विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, और जो इसमें रिसर्च की जाती है बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाती है और वो संभव भी रहती है, ठीक है। तो एक बार फिर से गुण देखते हैं। इसमें समय श्रम धन यानी कि इन तीनों चीज़ों की बचत होती है। इसके जो आंकड़े होते हैं मौलिक होते हैं, विश्वसनीय यानी कि रियल होते हैं, ठीक है। और इस विधि द्वारा हम बड़े क्षेत्र से भी आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके गुण यानी कि मेरिट्स थी। अब हम इसके अवगुण देखेंगे, इसके दोष मतलब अवगुण देखते हैं अब इसके हम, यानी कि डिमेरिट्स। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं में भरते समय त्रुटियां रह जाती हैं, यानी कि जब हम डाक द्वारा प्रश्नावली भेजते हैं उत्तरदाता के पास, जब उत्तरदाता इस प्रश्नावली को फिल करता है तो फिल करते वक्त ऐसी गलतियां कर देता है जिससे रिसर्चर मिसलीड हो जाता है, यानी कि जो उसकी रिसर्च है वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है, और त्रुटियां भी रह जाती है और गलत चीज़ें भी फिल आउट हो जाती हैं या क्वेश्चन को समझ नहीं पाना, ठीक है, ऐसी सारी समस्याएं आती हैं। इस विधि में उदासीनता के कारण कई व्यक्ति फॉर्म भरकर वापस नहीं भेजते, यानी कि उदास हो जाते हैं, आलस आ जाता है, ठीक है, सोचते हैं क्या बेमतलब का कार्य करें, ठीक है। व्यक्ति वही कार्य करता है जहाँ उसको प्रॉफिट हो, इसमें उसको प्रॉफिट मिलता नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो रिसर्च को समझ पाते हैं कि हमारे भले के लिए हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग मनी के हिसाब से उसको समझते हैं कि बेनिफिट है या नहीं है। इस विधि में लोचशीलता का अभाव रहता है और पक्षपात होने की संभावना रहती है। तो ये क्या थे, इसके अवगुण थे और इधर इसके गुण थे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी रिसर्च विधि हैं आपको उसके गुण और अवगुण याद रहने चाहिए, ठीक है, और प्रतिदर्श आप स्पेशली पढ़ के जाना, ठीक है। वीडियो मैंने और ईजिली और अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया है, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड चैप्टर हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वर्गीकरण क्या है उसको समझाना है। सेकेंड है गुणात्मक वर्गीकरण है, उसको बताना है। तो वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं या डेटा को उनके गुणों के और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत यानी कि विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डेटा आ गया किसी क्लास का, ठीक है, या कोई स्कूल है उसका पूरा डेटा आ गया बच्चों का, तो आपने उसको उनके गुणों और उनकी विशेषताओं के आधार पर क्या किया, उन्हें क्लास में विभाजित कर दिया है, ठीक है। इसी को कहेंगे वर्गीकरण। जैसे कि
आपके पास 60 बच्चे हैं तो आपने उनको आकार के हिसाब से डिवाइड कर दिया, जैसे कि 40 किलो के बच्चे इस श्रेणी में बैठेंगे, 60 के इस श्रेणी में, 80 के इस श्रेणी में, ठीक है, और जो 80 प्लस हैं वो इस श्रेणी में बैठेंगे। तो क्या किया आपने, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाई कर दिया उनको वर्गों में, ठीक है। जब हम किसी भी वस्तु या कोई भी हमारे पास डेटा है, जब हम उसको उसकी विशेषता या उसका गुण के आधार पर हम उसको वर्गों में, यानी कि वर्ग मतलब क्या होते हैं, क्लासों में विभाजित करते हैं, तो वो वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक प्रकार है गुणात्मक वर्गीकरण। उसी के बारे में हमें बताना है क्या है, ठीक है। ये क्या है, वर्गीकरण का प्रकार है जिसमें वस्तुओं, ये वस्तु कोई भी चीज़ हो सकती है, और डेटा यानी कि आंकड़ों को उनके गुणों या विशेषताओं के आधार पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे गुण क्या होते हैं, रंग, गोरा काला, ठीक है, ये सब क्या है, रंग है। आकार, ठीक है, मोटा पतला, कुपोषण, लास्ट क्या है, गुणवत्ता, ठीक है। इसके आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वजन के आधार पर क्लासेस बनाई थी, ठीक है, यानी कि हमारे पास 60 बच्चे थे, हमने उनको वजन के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो ये क्या है, गुणात्मक वर्गीकरण है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्गीकरण के प्रकार। ओके, नेक्स्ट है चर और मध्य मूल। चर क्या है, एक मापदंड है जिसका मूल्य हमेशा बदलता रहता है, यानी कि इसमें कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं। जैसे आपकी आयु है, ठीक है, इसमें हमेशा चेंज आते रहेंगे। आज आप 20 साल के हो, कल 21, 30, 40, 50, ऐसे आपको एज जो है वो बढ़ती रहेगी। ऐसे हमारी ऊंचाई है, ठीक है, ये बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होती। और जो वजन है इसमें भी चेंज आते रहते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, स्थिर नहीं होती, यानी कि एक जगह टिकती नहीं है, ठीक है। इनमें यानी कि चेंजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसी को चर कहते हैं। चर कभी भी शांत नहीं होते, हमेशा उनमें तब्दीली बदलाव आते रहते हैं, उसी को चर कहते हैं। मध्य मूल क्या है, एक सांख्यिकी माप है जो डेटा के मध्य बिंदु को दर्शाता है। जैसे कि 11 टीम है, ठीक है, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया 6 क्या है, उसका मध्य मूल है। 5 इस तरफ आ गए, ठीक है, और 5 इस तरफ आ गए, और जो 6 बचा है वो क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब कोई भी, जैसे कोई लाइन है, इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जो पार्ट्स डिवाइड करेगा, जो लाइन आएगी, उसको कहेंगे मध्य बिंदु, ठीक है। जैसे कोई 11 लोगों की संख्या है, ठीक है, यानी कि हम समझ ले कोई श्रेणी है, ठीक है, 11 तक, 1 से लेके 11 तक, और जो 6 है वो क्या है, उसका मध्य मूल है। 6 उसको डिवाइड कर दे रहा है, 5 इधर, 5 मूल इधर, ठीक है, इसी को कहेंगे मध्य मूल, ठीक है। और चर में क्या, कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं। नेक्स्ट है खंडित श्रृंखला और वर्गांतर किसे कहते हैं वो बताना हमें। खंडित श्रृंखला एक प्रकार की क्या है, श्रृंखला है, श्रेणी है, जिसमें डाटा को यानी कि आंकड़ों को उनके वर्गों में विभाजित किया जाता है, लेकिन वर्गों के बीच कोई खाली जगह नहीं होती। आपको आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा खंडित श्रृंखला का, ठीक है, और इनके क्लासेस में देखिए आप कोई भी डिफरेंस नहीं पाओगे, यानी कि कोई भी खाली जगह नहीं है, ठीक है, इनके अंदर। वर्गांतर क्या होते हैं, स्क्रीन पर आपको क्लासेस दिख रहे होंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये क्या है, वर्ग हैं, और इन्हीं के बीच के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। जैसे 10 और 20 के बीच में क्या अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है, और 20 से 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो वर्ग के बीच में जितने का अंतर रहता है उसी को वर्गांतर कहते हैं। आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, ठीक है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है अपवर्जी श्रृंखला और बारंबारता, ठीक है, बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अपवर्जी श्रृंखला एक प्रकार की क्या है, श्रृंखला है जिसमें डेटा को वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो वर्ग हैं उनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होता। इसका उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें जितनी क्लासेस हैं किसी के बीच में भी आंकड़ों के बीच ओवरलैप नहीं है, सारे वर्ग क्लासिफाई अलग अलग हैं, ठीक है, यानी कि एक चीज़ दूसरे में नहीं घुस रही है, सेपरेटेड है। बारंबारता क्या है, सांख्यिकी माप है जो डेटा के प्रत्येक वर्गों में आइटमों की संख्या को दर्शाता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हमने कोई टेस्ट लिया क्लास में, ठीक है, 50 नंबर का, तो हमने एक क्लास कैसे बनेगी, हमारा वर्ग कैसा बनेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अब हमने बोला 40 से लेकर 50 तक जितने लोगों के मार्क्स आए वो खड़े हो जाए, तो उसके अंतर्गत 10 लोग हैं जिसके मार्क्स 40 से लेकर 50 तक आए हैं, तो 10 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आएगा आपको, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको करेक्ट एकदम ध्यान लगा के सुनोगे तभी समझ आ पाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है वर्ग और विविक्त चर। पहले हम वर्ग पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको विविक्त चर और सतत चर दोनों बताऊंगा, ठीक है।
तो वर्ग एक प्रकार का क्या है, समूह। समूह मतलब ग्रुप है जिसमें वस्तुओं या आइटम को एकत्रित किया जाता है जो उनके गुण और विशेषताओं को साझा करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो हम क्लास जब आपने स्टैटिस्टिक्स में टेबल बनाते हो, ठीक, जो पहली रो रहती है जिसमें हम क्लासेस लिखते हैं, उसी को वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब हम विविध चर और सतत चर लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वर्गीकरण के प्रकार देखेंगे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है काल अनुक्रमिक वर्गीकरण, ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे हमें कोई भी आंकड़ा प्राप्त है, हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया, जैसे कि वर्ष के हिसाब से, ठीक है, तिमाही, मासिक या सप्ताह के आधार पर हमने उसे आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत कर दिया है। तो इसको कहते हैं काल, तो इसे हम काल अनुक्रमिक कहते हैं, जब हम टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी आंकड़ा डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। सेकंड है स्थानिक वर्गीकरण, जब आंकड़ों को भौगोलिक स्थिति है जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बे आदि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे आपने व्हीकल्स देखी होगी, जिस स्टेट की व्हीकल्स होती है उसके ऊपर उसका नाम लिखा रहता है। जैसे कि दिल्ली की है तो उस पर DL लिखा रहेगा, यूपी की है तो यूपी से स्टार्ट रहेगा उसका नंबर प्लेट, अगर वो हरियाणा की है HR से स्टार्ट होगा। तो क्या दर्शाती हैं कि ये जो व्हीकल्स हैं ये इस स्टेट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्थानिक वर्गीकरण है। ठीक है, अगर सारी व्हीकल्स पर एकदम स्टेट के नेम नहीं रहेंगे तो ये सब मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पता चलेगा इंडिया की है, लेकिन ये क्लासीफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सी कार किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो हमने इसको किसके आधार पर गाड़ियों का प्लेट बनाया है, स्थान के आधार पर। ठीक है, किस उसमें भी क्या आता है, राज्य आता है। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ आया होगा। थर्ड है गुणात्मक वर्गीकरण, जो अभी हमने लास्ट में देखा था। ठीक है, जब हम विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो वह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीयता, साक्षरता, लिंग। लिंग क्या है, गुण है। ठीक है, आप फीमेल हो या मेल हो, ये क्या आपका गुण है। ठीक है, जैसे मेल का अलग बना दिया, फीमेल का अलग बना दिया, ट्रांसजेंडर का अलग बना दिया, हमने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, जैसे बस है, बस में लिंग के आधार पर सीटें डिवाइड रहती हैं, जैसे महिलाओं की आगे के लिए फिक्स रहती है। ठीक है, और जो यंग अडल्ट हैं उनको पीछे व्यवस्था रहती है, और सीनियर सिटीजन के लिए अलग से प्रबंधन रहता है। तो क्या करते हैं, बस की जो सीटें हैं उनको हम गुण के आधार पर क्लासीफाई यानी कि वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर एग्जाम्पल है बस। ओके, और स्थानिक में हमने कार्स का देखा था। फोर्थ है मात्रात्मक वर्गीकरण, जब विशेषताओं की प्रकृति मात्रात्मक होती है, यानी कि वो आंकड़े आते हैं जिनकी उपस्थिति क्या है, मात्रात्मक है। ठीक है, इस आधार पर किए गए वर्गीकरण को मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जब हम विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे आपकी ऊंचाई, तो ये क्या है, एक मात्रा है। आप 6 फीट के हैं तो एक मात्रा है। आपका भार, आपकी आयु, आपकी आय, ठीक है, ये आय मतलब आप 50,000 कमा रहे, तो ये क्या है, एक मात्रा है। ठीक है, जिसको हम मात्रात्मक वर्गीकरण में काउंट करते हैं। आपके 10th क्लास में मार्क्स कितने आए थे, तो ये भी क्या है, मात्रात्मक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मात्रात्मक वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट है काल अनुक्रमिक, इसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। स्थान में हम स्थान के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें मैंने कार का एग्जांपल दिया था। गुणात्मक में हम गुण के आधार पर करते हैं, जैसे कि मैंने बस का एग्जांपल दिया था। मात्रात्मक में हम मात्रा के आधार पर करते हैं, जैसे कि आपके 10th क्लास के मार्क्स। तो वर्गीकरण यही था। फर्स्ट है विविध चर और सेकंड है सतत चर। इन्हीं के बीच हमें देखना है क्या होते हैं। ठीक, इनके ऊपर कभी डिफरेंस भी आ सकता है या MCQ आ सकता है, या आपको कोई भी वैल्यूज दे दिया, जैसे दे दिया 10.5, ये बताइए सतत चर है या विविध चर है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर करेंगे। ये चर केवल निश्चित मान वाले होते हैं, जैसे कि आपका क्लास फ्रेंड है, ठीक है, यानी कि आपका क्लास ग्रुप है। ठीक है, तो कितने का होगा, 10 का होगा, 5 का होगा, या आपका जो फ्रेंड ग्रुप है 5 में होते हैं, या 10 लोग होंगे या 15 लोग होंगे, लेकिन 5.5 लोग तो नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि एक निश्चित मान होगा, या कंप्लीट नंबर होते हैं इसमें। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है, कंप्लीट नंबर है। इनकम्प्लीट क्या है, जैसे 5.2, जैसे आपकी हाइट 5.5, ये क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसे हम सतत चर कहते हैं। लेकिन विविध चर ये कंप्लीट होते हैं और निश्चित मान वाले होते हैं। इस मान में परिमित उछाल आता है, जैसे 5 से 6 होंगे, 6 से 7 होंगे, यानी कि इसमें परिमित उछाल आएगा। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेंगे, इसमें एक उछाल से बढ़ते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपका फ्रेंड ग्रुप सर्कल है, उसमें आज 10 लोग हैं, कल 11 होंगे, ये नहीं कि 10.5 होंगे। ओके, तो इसमें एक उछाल के साथ चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या या 50 होगी या 60 होगी या थोड़ी होगी, 50.5 बच्चे हमारी क्लास में हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विविक्त चर है। और जो दो मान है उनके बीच में कोई मान नहीं आता, जैसे कि 6 से 7, इन 6 से 7 होगा लेकिन इनके बीच में कोई भी चीज़ नहीं आएगी, 6.1 6.2 ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। 6 से डायरेक्ट 7 होगा, इसे विविक्त चर कहते हैं। ठीक है, सतत चर क्या होता है, ये कंटिन्यूसली चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे कि टाइम। ठीक है, 1 बजेगा, फिर 1 बज के 1 मिनट 2 मिनट, ये सेकंड वाइज भी बढ़ती हैं। ठीक है, एकदम हम छोटे से छोटे में इसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, जो टाइम है ना वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, इसमें डायरेक्ट उछाल नहीं आता। ये नहीं कि 1 से 2 बज गया, पहले 1 बजेगा, 1 बज के 5 मिनट 15 ऐसे 1:30, फिर जाके 2 बजता है, तो ये हल्के हल्के चलता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें धीमे धीमे स्लो होती है। जैसे आपकी हाइट, ठीक है, आज 5.6 है, तो कल ये 5.7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, फिर 6 फीट होगी, थोड़ी कि 5 फुट से आप डायरेक्ट 6 फीट के हो गए। ओके, तो ये क्या है, सतत चर चीज़ें आती हैं इसके अंदर। इसमें जो दो सीमाएं होती हैं उसके बीच में भी बहुत सारे मूल्य आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। विविक्त में क्या होता है, कंप्लीट नंबर आते हैं और सतत चर में इनकम्प्लीट आते हैं। ठीक है, जो भी दशमलव वाले नंबर आएंगे वो सतत चर होंगे, और जिसमें दशमलव नहीं लगा है वो विविक्त चर होंगे। ठीक है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो फर्स्ट है, केंद्र प्रवृत्ति माप होती क्या है। तो केंद्र प्रवृत्ति माप आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की एक संख्यात्मक विधि है। ठीक है, कोई भी हमारे पास आंकड़ा है बड़े आकार में, उसको केंद्र प्रवृत्ति की माप की हम कुछ विधियां जैसे कि मोड, मीडियन, ठीक है, ये सब की हेल्प से हम उसको एकदम क्लासीफाई कर सकते हो, सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, जो समझने और पढ़ने लायक बन जाती है। ओके, तो यही है केंद्र प्रवृत्ति की माप। ये एक क्या है, संख्यात्मक मूल्य है जो आंकड़ों को संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, तो यही है केंद्र प्रवृत्ति की माप। इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट आपसे कभी भी नहीं पूछता केंद्र प्रवृत्ति की माप क्या है। ओके, तो 3 इसमें है। फर्स्ट है माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। ओके, तो फर्स्ट है माध्य। क्या है ये, अंकगणित माध्य वह संख्या है जो एक श्रृंखला की सभी मतों के मूल्य को जोड़कर उसे उनकी कुल मतों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। मैंने इधर एक श्रृंखला ड्रॉ की है, ठीक है, जिसमें कुल 9 मूल्य हैं। ठीक है, इन 9 मूल्यों को आपस में प्लस करना है। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 9 से डिवाइड कर देना है, फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका माध्य कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी मत हैं, ठीक है, उनके मूल्य को निकालना है, फिर उनके जो मत हैं उनको आपस में काउंट कर कर डिवाइड कर देना है। ओके, तो यही है माध्य। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला है सरल माध्य, दूसरा है भारित माध्य। सरल माध्य, जब किसी श्रेणी की सभी वस्तुओं का समान महत्व दिया जाता है तो उसे सरल माध्य कहते हैं। जैसे श्रृंखला है, इसमें जब हम सारे टर्म्स को इक्वल वेटेज देंगे यानी कि इक्वल महत्व देंगे तो सरल माध्य कहलाएगी। और भारित माध्य क्या है, जब एक श्रृंखला की विभिन्न वस्तुओं को उनके सापेक्ष महत्व के अनुसार अलग अलग भार दिया जाए। ठीक है, जैसे ये श्रृंखला है, इसमें हम सारे मतों को अलग अलग भार देंगे तो ये भारित माध्य कहलाएगा। ठीक है, यानी कि किसी एक टर्म को हमने ज़्यादा भार दे दिया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, भारित माध्य। और सरल माध्य कब कहलाएगा, जब हमने सबको इक्वल महत्व दिया है। ठीक है, तो यही है इन दोनों में डिफरेंस। माध्य, जैसे कि कोई श्रृंखला दी गई है, उसमें जितने भी मत हैं उनको प्लस करना है, फिर उन मतों की संख्या क्या है उसको जोड़कर उसको डिवाइड करना है, उससे हमारा माध्य पता चल जाएगा, जिसे हम मीन कहते हैं। ओके, तो यही था इसमें कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पेपर से पहले चैप्टर 5, 6 एंड 7 के न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करके डाल दूंगा वीडियो पे। ठीक है, और उसमें सरल और भारित माध्य को और भी अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, माध्य के गुण देखते हैं हम। इसकी गणना करना आसान होता है, इसका मान निश्चित रहता है, यह सभी मूल्यों पर आधारित रहता है। यानी कि कोई श्रृंखला दी गई है तो इसमें सारे मूल्य कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि एक मूल्य को हम स्किप कर दें, यानी कि इसमें सभी को ऐड किया जाएगा। ठीक है, इसमें सब आते हैं, तुलना करना आसान होता है। इसके अवगुण देखते हैं। माध्य मान श्रृंखला में मौजूद नहीं हो सकता। ठीक है, जो माध्य आया है वो श्रृंखला में मौजूद नहीं हो सकता। इससे भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं कभी कभी, और इसे ग्राफ से
ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी ग्राफ है उसकी सहायता से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये थे इसके गुण और अवगुण, और पेपर में आप लिख के रख लो, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन दोनों तीनों की किसी एक में से परिभाषा पूछेगा और गुण और अवगुण पूछेगा 4 to 5 मार्क्स में। आप इसे रेडी करके जाना, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड चलता हुआ है पिछले साल से, ठीक है। नेक्स्ट है अब माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका एक श्रेणी का माध्यमान है जो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई 1 से लेकर 9 तक श्रेणी है, ठीक है, 9 तक आपके पास श्रेणी है बड़ी सी, और जो 5 नंबर है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसी को हम माध्यिका कहेंगे। ये मैं जनरल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन माध्यिका निकालने के लिए, यानी कि मीडियन निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जो टर्म, ठीक है, कोई भी श्रेणी है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वही माध्यिका कहलाती है, ठीक है। अब हम इसके गुण और अवगुण देख लेते हैं। तो ये गणना करना इसकी आसान है, ये चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, इसको ग्राफ से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आंकड़ों के अनियमित होने पर भी इसकी गणना की जा सकती है, यानी कि जो कोई भी जो हमें श्रृंखला दी गई है उसमें हम मूल्य को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तब भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका के अवगुण, इसके लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, सभी मदों पर आधारित नहीं होती, यानी कि कोई श्रृंखला दी गई है 1 से 9 तक, ठीक है, उसमें कोई मद गायब भी हो जाए तो माध्यिका हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि सभी पर आधारित नहीं होती, ठीक है। इसका बीजगणित उपयोग संभव नहीं है, मदों के उतार चढ़ाव से ये प्रभावित होती है। तो ये थे उसके गुण और अवगुण, ठीक है, ये पेपर में आते हैं, इसको आप नोट डाउन करके चलना। थर्ड है बहुलक, जिसे हम मोड कहते हैं। बहुलक वह मान है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, यानी कि जिस टर्म की ज़्यादा आवृत्ति होती है उसको हम बहुलक कहते हैं, यानी कि मोड। जैसे मैंने यहाँ पे एक श्रृंखला बनाई है 2 5 6 9 8 9 9 6 5 9 6 5 9, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस नंबर की रिपीटेशन है, तो वो है 9, ठीक है। तो हमारा 9 क्या हुआ, बहुलक यानी कि मोड हुआ, ठीक है। तो श्रृंखला में जो टर्म ज़्यादा बार रिपीट होती है उसी को हम मोड यानी कि बहुलक करार देते हैं। तो इसके गुण देखते हैं। बहुलक इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले इसको रेडी करना, फिर आप मीडियन को करना, फिर मीन को करना, ओके। तो इसके गुण देखते हैं। गणना करना इसकी आसान है, ये चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, इसे ग्राफ से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसका गुण है, हम इसे ग्राफ के माध्यम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यह दी गई श्रृंखला में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य है। बहुलक के दोष देखते हैं, यानी कि इसके डीमेरिट्स, ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, यानी कि ये जो श्रृंखला दी गई यहाँ से आप 8 गायब कर दो, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तब भी आप 9 ही बताओगे। बीजगणित उपयोग इसका संभव नहीं है। सामूहिकरण की प्रक्रिया इसकी जटिल है, यानी कि इसमें एक मेथड है ग्रुप मोड, ठीक है, जिसमें ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल हो जाती है, क्योंकि उसमें हमें समूह बनाकर फाइंड आउट करना रहता है बहुलक। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, उसको आप पढ़ के जाना, ग्रुप मोड, ओके। तो ये पेपर में पूछा जाता है, ये अनिश्चित माप होता है, ठीक है। तो बहुलक इंपॉर्टेंट है, और बहुलक के ग्रुप मोड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। अब हम चैप्टर 6 और 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सहसंबंध और इंडेक्स नंबर रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक ये एक प्रकार है सूचकांक का, ठीक है। हमें इसका सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व बताना है, यानी इसका महत्व क्या है। सरकार विभिन्न विषय में जैसे कि कर, कीमत नियंत्रण, सामान्य आर्थिक या राजकोषीय नीति बनाती है, तो उसमें क्या है, ये सहायता करता है। ये सूचकांक नीति किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, या टैक्स रिलेटेड हो सकती है, प्राइस रिलेटेड हो सकती है, कंट्रोल के रिलेटेड हो सकती है, कोई आर्थिक स्थिति हो सकती है, राजकोषीय स्थिति हो सकती है। राजकोषीय में क्या करते हैं, जैसे कि हमारे देश में सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो हम डिमांड क्रिएट करती है सरकार नीति बनाकर, ठीक है। वैसे ही कि टैक्स से रिलेटेड हो सकता है। तो इन सब नीति को बनाने के लिए हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें उपभोक्ता के बारे में उनका डिटेल नहीं पता रहेगा तो हम तब तक कोई भी पॉलिसी अच्छी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये पॉलिसी मेकिंग में सहायता करता है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर बढ़ती हुई कीमतों तथा कर्मचारियों के वेतन में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ठीक है। आप देखते हो कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है
और स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी सारे एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट हों, ठीक है, उनकी जो सैलरी है उसमें उनको महंगाई भत्ता मिलता है। और जो महंगाई भत्ता निर्धारण किया जाता है, इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? सूचकांक के द्वारा। सूचकांक ही है जो महंगाई भत्ते को निर्धारण करता है और ऐड करता है इनके सैलरीज में। ओके, ये ना हो तो हम महंगाई भत्ता ना निकाल पाएँ कि कितनी अमाउंट हमें ऐड करनी है एम्प्लॉय के सैलरी में। ओके, तो हर महीने ये अमाउंट ऐड होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा निकाला जाता है? उपभोक्ता सूचकांक के द्वारा, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ये पॉलिसी मेकिंग में सहायता करता है और ये महंगाई भत्ते को निकालने में सहायता देता है। थर्ड है, ये वास्तविक मूल्य के माप और वास्तविक आय के निर्धारण में सहायता करता है। ओके, तो ये था इसका महत्व। फोर्थ क्वेश्चन है, सूचकांक की सीमाएं लिखी हैं, यानी कि ये 6 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, ठीक है, मैंने पेपर भी पब्लिश किया, उसको देखना। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, यानी कि सूचकांक की 4 सीमाएं लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना। सूचकांक में से या तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा पोर्शन, या न्यूमेरिकल पोर्शन मिलेगा या थ्योरी पोर्शन, कभी कभी दोनों मिल जाते हैं आपको अथवा अलग के, तो रेडी होके जाना। ओके, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये केवल सापेक्षिक परिवर्तन में को मापता है, यानी कि जब सापेक्षिक परिवर्तन होगा तभी ये काम करेगा। और ये केवल संख्यात्मक परिवर्तनों को मापता है, यानी कि जब तक वैल्यूज न्यूमेरिकल में नहीं रहेंगी तब तक ये नहीं मापेगा। ओके, जो सूचकांक है पूर्णतः सत्य नहीं होते। सूचकांक की विभिन्न विधियों से विभिन्न विभिन्न परिणाम आते हैं, ठीक है। सूचकांक में बहुत सारी विधियां, अगर हम सबका अलग अलग यूज करेंगे तो सबसे अलग अलग रिजल्ट आएंगे एक ही टॉपिक पर। और इंटरनेशनल तुलना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं होती, ठीक है। जो अमेरिका का सूचकांक है वो इंडिया का सूचकांक नहीं हो सकता, दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए ये इंटरनेशनल तुलना नहीं कर सकता। और इसका जो रिजल्ट आता है वो करेक्ट नहीं होता, बहुत बार इसमें त्रुटियां रह जाती हैं। और जो रिजल्ट देता है उसका कभी कभी एवरेज में रहता है, एकदम करेक्ट रिजल्ट नहीं देता। तो ये सब क्या है, इसकी सीमाएं हैं। और ये जो विधि है निकालने की, ये बहुत जटिल है और इसको आम इंसान नहीं कर सकता, इसमें मिनिमम एजुकेशन चाहिए ही। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे पढ़ के जाना। अब हम सूचकांक को शुरू से देखते हैं और उसकी परिभाषा, प्रकार, विशेषता सब देखेंगे। सूचकांक एक क्या है? सांख्यिकी माप है, ठीक है। जैसे कि मोड, मीडियन, माध्यिका सब है, वैसे ही सूचकांक भी एक माप है जो समय, स्थान या अन्य विशेषता के आधार पर किसी चर या चर मूल्य के समूह पे होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जैसे 2012 में कोई कार थी, उसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। अब 2025 आ गया, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? सूचकांक। और सूचकांक किस पे वर्क करता है? समय, स्थान और अन्य विशेषता, यानी कि उसमें क्या विशेषताओं में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस में चेंज आएंगे। ओके, तो समय, स्थान और विशेषता के आधार पर चेंजेस आते हैं प्राइस में। अब इसकी विशेषता देखते हैं। सूचकांक संख्यात्मक तथ्य यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट है जो किसी चर में होने वाली परिवर्तन को संख्यात्मक तथ्य में प्रदर्शित करता है। कोई भी चर है, ठीक है, जो भी उसमें परिवर्तन आएगा उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये शो करेगा। सूचकांक केवल औसतन परिवर्तन दर्शाता है, यानी कि एवरेज रिजल्ट देता है, यानी कि जो भी चेंजेस होंगे किसी भी चर में उसका क्या देगा? एवरेज देगा, करेक्ट नहीं देगा। ओके, और थर्ड है, सूचकांक सापेक्ष या प्रतिशत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। ये संख्यात्मक तथ्य, ये सारी चीज को संख्यात्मक में प्रदर्शित करता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो औसत में आता है, और ये सापेक्ष परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये विशेषताएं थी और हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। सांख्यिकी माप है जो स्थान, समय और विशेषताओं पर वर्क करता है, ठीक है। जैसे 2012 में कोई कार थी 5 लाख की, अब उसकी कीमत क्या रहेगी वो समय उसका डिसाइड करेगा, स्थान और उसमें क्या विशेषताएं चेंज हुई हैं वो डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके प्रकार देखते हैं। सूचकांक के कितने प्रकार हैं? तो इसमें 3 प्रकार दिए गए थे, ठीक है। तो पहला है कीमत सूचकांक, यानी कि प्राइस इंडेक्स। ये निश्चित समय अवधि में कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है, ठीक है। जैसे कि 2012 से लेकर 2025 तक कोई जैसे कार है, उसकी कीमतों में क्या चेंजेस आएंगे ये कौन मापेगा? कीमत सूचकांक, ठीक है। 2012 में कोई कार थी 5 लाख की, अब हो गई है वो जान लो 15 लाख की, तो उसमें जो 10 लाख का इजाफा हुआ है तो कौन मापेगा? कीमत सूचकांक, ठीक है। और जो भी कीमत नापी जाती है यानी कि प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो टाइम ऑफ पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि उसमें समय अवधि का रोल रहता है, ठीक है। यानी कि 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, ठीक है। कोई हम बेस ईयर लेकर कीमत सूचकांक की गणना करते हैं, जैसे कि कोई थोक मूल्य कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ये सब इसके उदाहरण हैं। ओके, सेकेंड है मात्रात्मक सूचकांक,
जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, ये उत्पादित या उपभोग वस्तुओं की मात्रा को मापता है। जैसे कि 2012 में कितना हमारा औद्योगिक उत्पाद था, जैसे वो था 75, और 2025 में कितना है, तो अब हो गया है जान लो 100। ठीक है, तो किसके द्वारा मापा जाएगा, मात्रात्मक सूचकांक के द्वारा। ठीक है, यानी कि हम कितना प्रोडक्शन लेवल हमारा क्या है, वो कौन मापता है, मात्रात्मक सूचकांक। कीमत सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत क्या है वो कौन नापता है, कीमत सूचकांक। थर्ड है मूल सूचकांक। इसके अंतर्गत उत्पादित या आयातित या निर्यातित यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वस्तुएं की जाती है उनका मौद्रिक मूल्य में यानी कि जो उनके प्राइस में चेंजेस आते हैं उसको मापता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ आयात करते हैं या निर्यात करते हैं उसके मूल्य में जो भी डिफरेंस या परिवर्तन होता है उसको मूल सूचकांक के माध्यम से मापते हैं। जैसे 2015 में पेट्रोल का जब हम आयात करते थे तब उसकी कीमत क्या थी, अब 2025 में हम उसकी आयात कर रहे हैं तो कीमत क्या रहने वाली है। तो इसका कहाँ से हमें फाइंड आउट मिलता है, मूल सूचकांक से। ओके, ठीक है, तो एक बार हम रिकैप करते हैं। कीमत क्या करता है, प्राइस को मापता है, यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चर है, ठीक है, उसकी कीमत को कौन मापेगा, कीमत सूचकांक। और ये किस पे वर्क करता है, समय अवधि में, यानी कि समय अवधि में मापता है। सेकेंड है मात्रात्मक, ये औद्योगिक उत्पाद को मापता है जैसे, ठीक है, यानी कि हमारा उपभोग और उत्पाद लेवल कहाँ से कहाँ हुआ है। ठीक है, 2012 में हम कितना उपभोग और उत्पाद करते थे और 2025 में हमारा उपभोग और उत्पाद कितना है। ठीक है, और थर्ड है मूल्य सूचकांक, ये हमारे आयात और निर्यात के जो मूल्य हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसको मापता है। ओके, तो आई होप आपको इसके प्रकार समझ आए होंगे। नेक्स्ट है कोरिलेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन है सहसंबंध की श्रेणी अंतर विधि की प्रतिपादन किसने किया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है। इसको किसने दिया था, यानी कि इसको जनरेट किसने किया था, तो वो है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। ठीक है, इनके द्वारा विधि का प्रतिपादन किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बन सकता है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है सहसंबंध को परिभाषित कीजिए और सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों को एक उदाहरण देके समझाइए। सहसंबंध का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चर हो, ठीक है, कोई दो चर है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। ठीक है, एक वस्तु दूसरे का जगह ले सकती है या नहीं, जब इनके बीच में हम संबंध देखते हैं तो इसी को कोरिलेशन कहते हैं। ओके, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव सहसंबंध यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन, जब कोई वस्तु है उसकी कीमत में यानी कि उसका प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगी तो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव। कोई वस्तु है जैसे कार है, कार की क्या हुई, कीमत बढ़ गई, ठीक है, 5 से 10 लाख हो गई, तो अब लोग क्या करेंगे, जो उसका प्रोडक्शन करते थे वो बोल रहे हैं कि पहले हम 5 लाख पे कमाते थे, अब हम 10 लाख होगी कीमत तो हम और हाई प्रोडक्शन कर देंगे ताकि हमारा जो इनकम है डबल हो जाए। तो ये चीज़ें डबल हो जाएंगी, तो ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव देखते हैं, यानी कि नकारात्मक सहसंबंध, जब कोई कीमत है उसकी इंक्रीज हो गई, अब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कीमत बढ़ी, कोई कार है उसकी कीमत 5 से 10 लाख हो गई, तो लेकिन जो उसका प्रोडक्शन कर रहा हो तो करेगा ही, लेकिन जो उसको खरीदने वाले हैं उनकी कीमत डाउन हो जाएगी, वो मांग में कमी कर देंगे। ठीक है, तो ये है नेगेटिव, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो ये नेगेटिव कहलाएंगे। ओके, जैसे एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, कोई कार है, ठीक है, वो 5 लाख से 10 लाख हुई, ठीक है, उसकी प्राइस 5 से 10 हुआ तो प्राइस में इंक्रीज हुआ, तो जो उसका प्रोडक्शन करते थे, जो कंपनी इसको बनाती थी, अब वो सोचेगी कि पहले हम 5 लाख पे करते थे तो इतना फ़ायदा मिलता था, अब 10 लाख हो गई ये प्राइस, तो सोचेंगे अपना प्रोडक्शन हाई कर देते हैं ताकि हम हाई प्रॉफिट गेन कर पाएँ, तो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन हाई कर देंगे, यानी कि सप्लाई बढ़ा देंगे। लेकिन जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं, कीमत बढ़ने के कारण वो मांग कम कर देंगे। ठीक है, जब हम सस्ता होता तभी लोग खरीदते हैं, महंगा होता तो नहीं खरीदते ज़्यादातर, तो ये सब चीज़ें बनने वाली हैं। ओके, तो जब एरो ऊपर की तरफ जाएंगे एक ही डायरेक्शन में तो सकारात्मक, जब अपोजिट तो नेगेटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। पांचवा क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक और कोटि सहसंबंध गुणांक में हमें अंतर बताना है। तो हम पियर्सन का देखते हैं। इसका प्रयोग हम मात्रात्मक मूल्य ज्ञात करने की स्थिति में किया जाता है। जब हमें कोई भी मात्रात्मक मूल्य ज्ञात करना है तो हम पियर्सन का मेथड यूज करते हैं। ये श्रृंखला की उन्नत मूल्य से प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि जो बेस्ट एकदम मूल्य होता है, कोई श्रृंखला है जो उसमें सबसे बेस्ट एकदम एक्सीलेंस मूल्य होगा उससे प्रभावित रहता है, उसके फेवर में रहता है। ठीक है, ये केवल रैखिक संबंध को मापता है। ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन उसको मापता है सिर्फ ये।
फोर्थ है ये संबंध का मूल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसके बीच में संबंध क्या है और उसका मूल क्या है उसको ज्ञात करने के लिए हम पियर्सन का मेथड यूज करते हैं। अब हम कोटि से संबंध देखते हैं, इसका मेथड, ठीक, इसमें क्या अंतर है। इसका प्रयोग गुणात्मक मूल्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपने देखा था कि इसमें मात्रात्मक था, पियर्सन में मात्रात्मक है और कोटि में गुणात्मक है, ठीक है, गुणात्मक। ओके, और ये श्रृंखला के उन्नत मूल्य से प्रभावित नहीं होता, लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये प्रभावित होता था। कोई भी श्रृंखला दी गई है उसमें कोई भी एकदम बेस्ट मूल्य यानी कि एक्सीलेंस मूल्य है तो उसको ये फेवर करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें गुणात्मक है लेकिन इसमें मात्रात्मक है, इसमें मूल्य से प्रभावित है लेकिन इसमें मूल्य से प्रभावित नहीं है। ये रैखिक और अरैखिक संबंध को मापता है, लेकिन पियर्सन का मेथड सिर्फ रैखिक यानी कि लीनियर इक्वेशन को मापता है, लेकिन इसमें रैखिक और अरैखिक संबंध दोनों को मापता है। ये संबंध की कोटि ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हम मूल ज्ञात करने के लिए करते हैं और इसका यूज़ हम कोटि ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, फिर से देखते हैं। इसमें ये मात्रात्मक मूल ज्ञात करता है, ये गुणात्मक, इसमें उन्नत मूल पर से प्रभावित होते हैं लेकिन इसमें हम नहीं होते हैं। और ये रैखिक संबंध को मापता है, लेकिन इसमें हम दोनों संबंध रैखिक और अरैखिक को मापते हैं। इसमें हम मूल ज्ञात करते हैं लेकिन इसमें हम कोटि ज्ञात करते हैं। तो यही था इन दोनों में डिफरेंस। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पूरी वीडियो का। ये वन शॉट वीडियो थी जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करती है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप रेडी करके इन क्वेश्चन को जाइएगा, ठीक है। और मैंने PYQ अपने चैनल पर डाल दिया, आप उसे वॉच कर लेना, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले और सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी वॉच कर लेना, ठीक है। और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कल वन शॉट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर वन शॉट वीडियो में कवर कर देंगे। ओके, तो ये वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।